फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं निकिता सिंह सरकारी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं सीटेट, यूपीटेट एंड सुपरटेट वालों को चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास पढ़ा रही हूँ। दोस्तों, ये हमारी संस्था के चयनित सीटेट, यूपीटेट के चयनित छात्र हैं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को चैप्टर 8 भाषा और चिंतन, लैंग्वेज एंड थॉट पढ़ाने वाली हूँ। ओके, चलिए हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भाषा, लैंग्वेज। भाषा का क्या अर्थ होता है? भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास भाषा है। ओके, मनुष्य पशुओं से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास अभिव्यक्ति के लिए एक ऐसी भाषा होती है जिसे लोग समझ सकते हैं। भाषा बौद्धिक क्षमता को भी अभिव्यक्त करती है। बहुत से लोग वाणी और भाषा दोनों का प्रयोग एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में करते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। हालांकि ये दोनों शब्दों को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया है। भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरों से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। वाणी भाषा का एक स्वरूप है जिसमें अर्थ को दूसरों को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियाँ या शब्द उच्चारित किए जाते हैं। यही क्या होती है? भाषा। तो चलिए, हमारा पॉइंट है बालकों में भाषा का विकास। बालक के विकास के विभिन्न आयाम होते हैं। भाषा का विकास भी उन्हीं आयामों में से एक है। भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है। यह अर्जन बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ होता है। अनुकरण वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसमें विशेष भूमिका निभाती है। भाषा का विकास भी उन्हीं आयामों में से एक है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था। तो जैसा कि दोस्तों, इस अवस्था में एक तरह से बालक ध्वन्यात्मक संकेतों से युक्त भाषा को समझने और प्रयोग करने के लिए स्वयं को तैयार करता हुआ प्रतीत होता है, जिसकी अभिव्यक्ति निम्न प्रकार से है। नंबर 1 है, सबसे पहले चरण के रूप में बालक जन्म लेते ही रोने चिल्लाने की चेष्टा करता है। जब बालक पैदा होता है तो सबसे पहले कौन सी ध्वनि निकलती है? वो जन्म लेते ही रोता है, चिल्लाता है। रोने चिल्लाने की चेष्टाओं के साथ वह अन्य ध्वनियाँ या आवाज़ें भी निकालने लगता है। ये ध्वनियाँ पूर्णतः स्वाभाविक, स्वचालित एवं नैसर्गिक होती हैं। इन्हें सीखा नहीं जाता है, ये तो अपने आप से निकलती है ना, कि कोई जन्म लेते ही बच्चे को कुछ सिखा देता है, कोई कुछ नहीं सिखाता, वो खुद ब खुद निकलती हैं। बालक में बड़बड़ाने की क्रियाएं तथा चेष्टाएं शुरू हो जाती हैं। इस बड़बड़ाने के माध्यम से बालक स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों के अभ्यास का अवसर पाते हैं। वे कुछ भी दूसरों से सुनते हैं, जैसा उनकी समझ में आता है उसी रूप में उन्हीं ध्वनियों को किसी न किसी रूप में उसको दोहराने लगते हैं। इनके स्वर निकलते हैं, जैसे अ, ई, उ, ए इत्यादि को व्यंजनों त, म, न, क इत्यादि से पहले उच्चारित किया जाता है। हाव भाव तथा इशारों की भाषा भी बालकों को धीरे धीरे समझ में आने लगती है। इस अवस्था में प्रायः 1-2 स्वर व्यंजन ध्वनियाँ निकालकर उसकी पूर्ति अपने हाव भाव तथा चेष्टाओं से करते दिखाई देते हैं। इशारों में वो चीज़ों को बताते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं भाषा के भाग। ओके, तो भाषा के भाग क्या के दोस्तों, आप लोग
चैप्टर में पढ़ा रही हूँ, आप लोग नोट डाउन करते चलिए, मैं बोलते जा रही हूँ, आप लोग नोट डाउन करते चलिए और ध्यान से चैप्टर को पढ़िएगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, हाँ, तो जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा स्वनिम। स्वनिम क्या होता है? यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है जिनका अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता, लेकिन यदि हम स्वनिम को किसी शब्द के साथ लगा देते हैं तो ये उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था आ, ई, त आदि। और सेकंड पॉइंट है रूपम, रूपिम। यह शब्द का छोटा स्वर होता है। जब बच्चों को स्वनिम का अर्थ पता लगता है जिसका स्वयं का अर्थ होता है, जैसे आम, काम, तबला, गाना आदि, ये सब क्या होता है? इन सब का एक अर्थ है, ये स्वनिम होता है। तीसरा है वाक्य विन्यास। इसका अर्थ होता है कि वाक्य की संरचना का कर्ता, क्रिया, कर्म का उचित स्थान का प्रयोग किया जाता है, कि मतलब कैसे कर्ता किस स्थान पे आता है, क्रिया किस स्थान पे आती है, कर्म किस स्थान पे आता है, इतना बच्चे इन सब का प्रयोग करने लगते हैं। जैसे रमेश खाना खा रहा है। ओके, तो जैसे बच्चे शुरू में बोलेंगे खाना रमेश खा रहा है, तो उसको धीरे धीरे वाक्य विन्यास के जरिए उन्हें पता चलता है कि सही क्या है। अर्थ विन्यास क्या होता है? जब सभी शब्द पूर्ण हो तो उसे अर्थ विन्यास कहते हैं। जैसे रमेश कॉफ़ी खाता है, तो उनको पता चल जाता है अर्थ विन्यास में कि ये अर्थ गलत है, तो बोलता है रमेश कॉफ़ी पीता है। ओके, तो चलिए हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था क्या होती है। पहले मैं आपको इसके अंतर्गत कुछ बताना चाहूँगी। इस अवस्था में एक तरह से बालक ध्वनि संकेतों से युक्त भाषा को समझने और प्रयोग करने के लिए स्वयं को तैयार करता है। पहली अवस्था में तैयार करता हुआ हमें दिखाई देता है। उसकी चेष्टाओं तथा क्रियाओं के रूप में हम समझ सकते हैं। ओके, तो प्रारंभिक अवस्था उसकी यही है कि वो सबसे पहले चरण में बालक जब जन्म लेता है तो रोने, चिल्लाने आदि शब्द हमें सुनाई देने लगता है। फिर उसके बाद कुछ समय बाद अन्य ध्वनि और आवाज़ें वो निकालता है। इसी तरह भी इसी क्रम में भाषा का विकास भी उसके साथ धीरे धीरे होने लगता है। ओके, तो चलिए हम आपको और बताते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, इसके लास्ट में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी, तो ध्यान से इसको देखते चलिएगा और समझते चलिएगा। ठीक है। भाषा सीखने के विभिन्न साधन क्या है? भाषा सीखने के विभिन्न साधन क्या क्या हैं? तो पहला साधन है कहानी के द्वारा। जब हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो वो बच्चे फिर धीरे धीरे उस कहानी में आकर्षित होते हैं। फिर वो धीरे धीरे कहानी को पूरा सुनते हैं। फिर वो दूसरा स्टेप आता है, वो हमसे प्रश्न करने लगते हैं, या हम कहानी सुनाने के बाद उनसे प्रश्न करते हैं कि बताओ इस कहानी में ये इन्होंने क्या कहा था, इस कहानी में ये कैसा था। तो वो हमें बताते हैं और वो जो हमसे पूछते हैं हम उन्हें बताते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन, तीसरा पॉइंट क्या होता है इसके बाद होता है अनुकरण के द्वारा। वो अनुकरण करता है, जैसा जैसा हम बोलते जाते हैं, जैसा जैसा हम कहते जाते हैं, वो उसको सुनता है और उसे दोहराता है। दोहराता मतलब अनुकरण करता है, हमारी बातों को सुन के उसको दोहराता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है
बातचीत के माध्यम से। फिर वो बातचीत के माध्यम से कितनी सारी भाषाएं सीख जाता है, कितनी सारी बातों को हमसे करने लगता है, ठीक है ना। एक बच्चा भाषा सीखता है, भाषा सीखने के बाद वो बातचीत करता है, अपने दोस्तों से बातचीत करता है, पड़ोसियों से बातचीत करता है, अपने विद्यालय में शिक्षकों से, अपने दोस्तों से बातचीत करता है, घर में अपने मम्मी पापा भाई बहन से बातचीत करता है। तो ऐसे करते करते उसकी बहुत सारी बातें हो जाती हैं और इन भाषाओं को वो सीख जाता है बहुत ही अच्छे ढंग से। ओके, तो चलिए दोस्तों, मैं पहले आपको भाषा का महत्व बताती हूँ। भाषा के महत्व क्या है। तो भाषा के महत्व के बारे में पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। जैसे इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि। भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, पीड़ा, मनोभाव दूसरे के समक्ष व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे दूसरा व्यक्ति सरलता से उसकी आवश्यकताओं को समझकर समाधान प्रदान करता है। ओके, सेकंड स्टेप है ध्यान खींचने के लिए। सभी बालक चाहते हैं कि उनकी ओर लोग ध्यान दें, इसलिए वे अभिभावकों से प्रश्न पूछते हैं, कोई समस्या प्रस्तुत करके विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर उनका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। थर्ड स्टेप है सामाजिक संबंध के लिए। क्या है? सामाजिक संबंध के लिए। तो भाषा के माध्यम से ही कोई व्यक्ति समाज के साथ आपसी तालमेल विकसित कर पाता है। भाषा के जरिए ही अपने विचार को अभिव्यक्त कर समाज में अपनी भूमिका निर्धारित करता है। अंतर्मुखी बालक समाज से कम अंतःक्रिया करते हैं, इसलिए उनका पर्याप्त सामाजिक विकास नहीं हो पाता है। ओके, फोर्थ स्टेप है हमारा सामाजिक मूल्यांकन के लिए महत्व। बालक समाज के लोगों के साथ किस तरह बात करता है, कैसे बोलता है, इन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से उसका सामाजिक मूल्यांकन होता है। फोर्थ स्टेप है शैक्षिक उपलब्धि के महत्व क्या क्या है। तो भाषा का संबंध बौद्धिक क्षमता से है। यदि बालक अपने विचारों को भाषा के जरिए अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं होता, तो इसका अर्थ है कि उसकी शैक्षिक उपलब्धि पर्याप्त नहीं है। दूसरों के विचार को प्रभावित करने के लिए मेरा 6 स्टेप है, दूसरों के विचारों को प्रभावित करने के लिए जिन बच्चों की भाषा प्रिय, मधुर एवं ओजस्वी होती है, वे अपने समूह, परिवार अथवा समाज के व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। लोग उन्हीं को अधिक महत्व देते हैं जिनका भाषा व्यवहार प्रभावपूर्ण होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है भाषा का महत्व। बालकों की आयु और शब्दों का भंडार मैं कुछ आप लोगों को बता दे रही हूँ। जैसे जन्म से 8 माह तक का बच्चा, बालकों का शब्द भंडार 0 होता है। 9 माह से 12 माह तक 3 से 4 शब्द बोलते हैं। 1.5 वर्ष तक 10 या 12 शब्द, 2 वर्ष तक 272 शब्द, 2.5 वर्ष तक 450 शब्द, 3 वर्ष तक 1000 शब्द, 3.5 वर्ष तक 1250 शब्द, 4 वर्ष तक 1600 शब्द, 5 वर्ष तक 2100 शब्द, 11 वर्ष तक 50,000 शब्द, 14 वर्ष तक 80,000 शब्द और 16 वर्ष से आगे 1 लाख से अधिक शब्द वो बोल लेते हैं। ओके, तो चलिए फिर हम चलते हैं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, ये मैं आप लोग को बताती हूँ। पहला है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के अंतर्गत हॉरलॉक के अनुसार जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है, उनमें भाषा विकास अपेक्षाकृत कम बुद्धि से अच्छा होता है। टर्मन फिशर
युमियम्बा का मानना है कि तीव्र बुद्धि बालकों का उच्चारण और शब्द भंडार अधिक होता है। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि। सॉरी, मैंने बुद्धि आपको बता दी पहले है स्वास्थ्य। मैं स्वास्थ्य के बारे में, जिन बच्चों का स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा उनमें भाषा के विकास की गति उतनी ही तीव्र होगी। फिर नेक्स्ट है बुद्धि। हरलॉक के अनुसार मैंने बताया जिन शब्दों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है उनमें भाषा विकास अपेक्षाकृत कम बुद्धि वालों से अच्छा होता है। टर्मन फिशर युमियम्बा का मानना है कि तीव्र बुद्धि बालकों का उच्चारण और शब्द भंडार अधिक होता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक आर्थिक स्थिति। क्या है? सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो बालकों का सामाजिक आर्थिक स्तर भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बालकों की शाब्दिक क्षमता शहरी या अन्य पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बालकों से कम होती है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों के बाल की शाब्दिक क्षमता शहरी से इसलिए कम होती है। क्यों? क्योंकि गांव के बच्चे ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और न टीचर से उनके ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन शहर में पढ़ाया भी जाता है, एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं, इसलिए पब्लिक स्कूल में शहरी या अन्य पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बालकों में अधिक होता है। नेक्स्ट है लिंगीय भिन्नता। सामान्यतः बालिकाएं बालकों की अपेक्षा अधिक शुद्ध उच्चारण करती हैं, किंतु ऐसा प्रत्येक मामले में नहीं होता है। नेक्स्ट है पॉइंट है हमारा परिवार का आकार। तो छोटे परिवार में बालक की भाषा का विकास बड़े आकार के परिवार से अच्छा होता है, क्योंकि छोटे आकार के परिवार में माता पिता अपने बच्चे के प्रशिक्षण में उनसे वार्तालाप के जरिए अधिक ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है हमारा बहुजन। कुछ ऐसे अध्ययन हुए हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि यदि एक साथ अधिक संतानें उत्पन्न होती हैं तो उनमें भाषा का विकास विलंब से होता है। इसका कारण है कि बच्चे एक दूसरे का अनुकरण करते हैं और दोनों ही अपरिपक्व होते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक बच्चा गलत उच्चारण करता है तो उसी की नकल करके दूसरा भी वैसा ही उच्चारण करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है मेरा द्विभाषावाद। यदि भाषी परिवार है, उदाहरण के लिए यदि पिता हिंदी बोलने वाला और माँ शुद्ध अंग्रेजी बोलने वाली हो तो ऐसे बच्चों का भाषा का विकास प्रभावित होता है। वे भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सी भाषा हम सीखें। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परिपक्वता। परिपक्वता का तात्पर्य है कि भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होने, बोलने में जिह्वा, गला, तालु, होठ, दांत तथा स्वर यंत्र आदि जिम्मेदार होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कमजोरी या कमी वाणी को प्रभावित करती है। इन सभी अंगों में जब परिपक्वता होती है तो भाषा पर नियंत्रण होता है और अभिव्यक्ति अच्छी होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा व्यक्तित्व। फुर्तीले, चुस्त एवं बहिर्मुखी स्वभाव वाले बच्चों का विकास अंतर्मुखी स्वभाव के बच्चों की अपेक्षा अधिक जल्दी और बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि जो बहिर्मुखी स्वभाव के बच्चे होते हैं वे बहुत ही तेज होते हैं, हर चीज़ सबका देखते हैं, समझते हैं, जल्दी से पूछ लेते हैं, वो शर्माते या डरते नहीं हैं किसी भी चीज़ से, इसलिए वे तेज होते हैं। और जो अंतर्मुखी हैं उन्हें कितना भी आए लेकिन वे अपने मन में लिए रहेंगे
किसी अपने बहुत बोलेंगे तो अपनी माँ बाप भाई बहन से बोलेंगे, बस उन्हीं से क्वेश्चन करेंगे, बाकी और वे किसी से मतलब नहीं रखते हैं। इसलिए इन बच्चों में कम भाषा का विकास हो पाता है और फुर्तीले और बहस के स्वभाव वालों में ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारा संवेगात्मक तनाव। क्या है? संवेगात्मक तनाव। संवेगात्मक तनाव में अंदर जिन बच्चों के संवेगों का कठोरता से दमन कर दिया जाता है, ऐसे बच्चों का भाषा विकास देर से होता है। ओके, संवेग का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, हंसना, रोना, डरना, खुश रहना, है ना, यही हमारा संवेग है। ओके, लास्ट मेरा पॉइंट है प्रशिक्षण विधि। प्रशिक्षण विधि भी भाषा विकास को प्रभावित करती है। भाषा के बारे में यदि सैद्धांतिक रूप से शिक्षा दी जाए या उनका प्रयोग व्यावहारिक रूप से न किया जाए तो उस भाषा में अभिव्यक्ति कौशल का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है। चलिए नेक्स्ट है मेरा चिंतन की प्रकृति। क्या है? चिंतन की प्रकृति। चलिए हम आप लोगों को चिंतन के बारे में बताते हैं। इस चैप्टर का नाम है ना भाषा और चिंतन। तो मैंने भाषा आपको बता दिया, अब चलो हम चिंतन यानी कि थॉट के बारे में बताते हैं। नेचर ऑफ थॉट, चिंतन की प्रकृति। पहला पॉइंट है चिंतन संभवतः एक ऐसी प्रक्रिया है जो सोते समय भी क्रियाशील रहती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है चिंतन में कल्पना, भाषा संकल्पना, प्रतिज्ञप्ति शामिल है। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं का कुशलता से उपयोग होता है। इस प्रकार की सूचनाएं ज्ञानेंद्रियों जैसे दृष्टि, श्रवण, घ्राण शक्ति द्वारा पर्यावरण के साथ ही स्मृति में संचित पूर्व काल की कतिपय घटनाओं से एकत्रित होती है। अतः चिंतन एक रचनात्मक प्रक्रिया है, अर्थात यह किसी घटना या वस्तु की प्राप्त सूचना को नवीन रूप में रूपांतरित करने में हमारी सहायता करती है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम आप लोग को एक साइकोलॉजिस्ट हैं कॉलिंस ह्यूम ड्राइवर के अनुसार, मैं उनके अनुसार बताती हूँ उन्होंने क्या कहा है चिंतन के बारे में। चिंतन को जीव शरीर के वातावरण के प्रति चैतन्य समायोजन कहा जाता है। इस रूप में विचार स्पष्ट मानसिक स्तर पर हो सकते हैं। ऐसे प्रत्यक्षानुभव और प्रत्यानुभव होता है। चिंतन में कई मानसिक क्रियाएं होती हैं जैसे अनुमान करना, तर्क करना, कल्पना करना, निर्णय लेना, अभूतीकरण, समस्या समाधान और रचनात्मक विचार सम्मिलित हैं। ऐसी क्रियाएं हमारे मस्तिष्क में होती हैं और हमारे व्यवहार द्वारा अनुमानित की जाती हैं। चिंतन का आरंभ प्राय एक समस्या से होता है और ये कई चरणों में चलता है जैसे निर्णय लेना, अनुमान करना, संक्षिप्तीकरण करना, तर्क करना, कल्पना और स्मरण करना। ये क्रम अधिकतर समस्या के समाधान के लिए होता है। ओके, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं एक भाषा दोष के बारे में। चलिए पहले हम आपको पॉइंट वाइज लेके चलते हैं, फिर हम आपको भाषा दोष के बारे में बताएंगे। समस्या समाधान। समस्या को सुलझाना हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है। हर दिन हम सरल से लेकर जटिल समस्याओं का समाधान करते हैं। कुछ समस्याओं को हल करने में कम समय लगता है और कुछ में अधिक। किसी समस्या का समाधान करने के लिए यदि समुचित साधन उपलब्ध नहीं होते तो समाधान का विकल्प देखना पड़ता है। ओके, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है तो हमें इसको सॉल्व करना होता है, अपनी समस्या को खुद ब खुद।
ओके। किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान निकालने में हमारा चिंतन निर्देशित और केंद्रित हो जाता है और सही और उपयुक्त निर्णय पर पहुंचने के लिए हम सभी संसाधनों, आंतरिक मन और बाह्य मतलब दूसरों का समर्थन और सहायता दोनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए है, जैसे यदि आप एक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप परिश्रम से पढ़ाई, शिक्षकों और मित्रों और माता पिता की सहायता लेते हैं और अंत में आप अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार समस्या समाधान एक विशिष्ट समस्या से निपटने की दिशा में निर्देशित चिंतन है। व्यक्ति समस्या समाधान के लिए किसी संभव नियम या विचार का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। इसे अभिसूचक नियम, रूल ऑफ थंब भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा समस्या को हल करना एवं मना स्थिति। तो चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। कभी कभी हम एक समस्या का समाधान करने के लिए एक विशेष रणनीति का उपयोग करते हैं, परंतु हम अपने प्रयास में सफल या असफल हो सकते हैं। यह व्यक्ति के सम्मुख भविष्य में आने वाली समस्याओं के लिए उपागमों का एक विन्यास तैयार करता है। समस्या भिन्न होने पर भी यह विन्यास चलता रहता है। इसके अतिरिक्त भविष्य में वैसे ही समस्या आने पर हम उसी रणनीति का उपयोग करते हैं और फिर से समाधान तक पहुंचने में विफल हो जाते हैं। समस्या को सुलझाने में इस तरह की घटना का मना स्थिति कहा जाता है। मना स्थिति व्यक्ति की एक प्रवृत्ति है जिससे वह नई समस्या का समाधान उसी तरीके से हल करना चाहता है जिससे उसने पहली समस्या का समाधान करने में प्रयोग किया था। एक विशेष नियम के तहत पिछले प्रयासों में प्राप्त सफलता एक तरह की मानसिक कठोरता उत्पन्न करती है जो नई समस्या का समाधान करने के लिए विचारों को उत्पन्न करने में रुकावट उत्पन्न करती है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मकता। चलिए हम आपको सृजनात्मकता, क्रिएटिव थॉट के बारे में आपको बताते हैं। सृजनात्मकता चिंतन का एक विशेष प्रकार है जो एक अद्वितीय और नया तरीका है जो पहले अनुपस्थित था। सृजनात्मक चिंतन को अपसारी चिंतन भी कहा जाता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अभिसारी और अपसारी में से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए लिखिए, सृजनात्मक चिंतन को अपसारी चिंतन भी कहते हैं। सृजनात्मकता का परिणाम दुनिया के सभी आविष्कार और खोज है। समस्याओं के नियमित संसाधन के विपरीत सृजनात्मक समाधान मूल, नवीन और अद्वितीय है जिनके बारे में पहले सोचा नहीं गया था। नए विचारों की अचानक उपस्थिति को अंतर्दृष्टि कहा जाता है। सृजनात्मक विचार कोई भी हो सकता है, जैसे कलाकार, संगीतकार, लेखक, वैज्ञानिक या खिलाड़ी। ओके, चलिए हम आप लोगों को कुछ भाषा दोष के बारे में भी बताते हैं कि भाषा दोष क्या होता है। यदि बालक अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है तो उसमें भाषा दोष उत्पन्न हो जाती है। भाषा दोष से ग्रसित बालक समाज से कतराने लगते हैं, उनमें हीनता की भावना का विकास हो जाता है और वे सामान्यतः अंतर्मुखी स्वभाव के हो जाते हैं। भाषा दोष शैक्षिक विकास को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। मुख्यतः भाषा दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे नंबर 1 ध्वनि परिवर्तन, नंबर 2 अस्पष्ट उच्चारण, नंबर 3 हकलाना, नंबर 4 तुतलाना और नंबर 5 तीव्र अस्पष्ट माड़ी। ओके,
तो फिर फ्रेंड्स चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। चलिए मैं आप लोगों को मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगी लास्ट में, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। यह नंबर 1 विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, या केंद्र बिंदु की विविध विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, या अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, या फोर्थ क्या है, प्रेक्षण आदि का सुनिश्चित कर रही है। तो बताइए दोस्तों, कमेंट करिए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कमेंट कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। नंबर 1 परिणामकारी वाक्य, नंबर 2 लंबित वाक्य, नंबर 3 अनुश्रुत वाक्य, नंबर 4 प्रवर्धित वाक्य। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कमेंट कीजिए। ओके, ऑप्शन डी 4th। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम अंतर आंका गया। नंबर 1 अहम केंद्रित भाषा, नंबर 2 विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना, नंबर 3 आनुवंशिकी, नंबर 4 सामाजिक अंतःक्रिया। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कमेंट कीजिए। ऑप्शन 4 सामाजिक अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। नंबर 1 बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की। भाषा और विचार प्रारंभ में 2 भिन्न भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की। नंबर 3 भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे। नंबर 4 भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, B.F. स्किनर। बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वेरी गुड। ऑप्शन 4th। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि विद्यार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। नंबर 1 माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। ऑप्शन 2 अक्षमता स्थापित करने के पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। ऑप्शन 3 पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग। ऑप्शन 4 वातावरणीय कारकों
को प्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फोर्थ, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा में मूल्यांकन करना चाहिए। ओके ओके दोस्तों, फिर चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों ये है हमारे यहाँ का QR कोड। इससे आप लेके PDF या कोई भी नोट्स आपको चाहिए आप ले सकते हैं। और ये हमारे संस्था का WhatsApp नंबर है 9450403017। इससे जुड़कर आप PDF या कोई भी नोट्स आपको लेनी हो आप ले सकते हैं। ओके दोस्तों, ये हमारी संस्था का एड्रेस है M38 सेक्टर 12 ब्लॉक M प्रताप विहार नियर डोमिनोज गाज़ियाबाद। और दोस्तों ये हमारी संस्था का फ़ोन नंबर है 9910386775। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।